हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना अगला टॉपिक देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसके बाद आज हमारा अगला टॉपिक चलने वाला है वैद्युत फ्लक्स। आज हमारा अगला टॉपिक क्या चलेगा? वैद्युत फ्लक्स। अगर हम अपना आज का अगला टॉपिक देखें वैद्युत फ्लक्स, यह होता क्या है देख लिया जाए। इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो समझा जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्या हमारा। अगर हमने एक पृष्ठ लिया, यह ध्यान दिया जाए, एक हमने क्या लिया? एक पृष्ठ लिया। अब यह पृष्ठ कैसा होगा? जैसे ये हमारा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना, इस व्हाइट बोर्ड का ये जो सतह है, यह जो हमारी सतह दिख रही है, यह हमारा क्या है? पृष्ठ है, ठीक है ना। अब इन्होंने कहा कि वैद्युत फ्लक्स होगा क्या? किसी पृष्ठ के, यह जो हमारा पृष्ठ दिख रहा है हमें, इस पृष्ठ के अभिलंबवत, अर्थात यह पृष्ठ जो हमारा दिख रहा है इसकी अभिलंबवत मतलब परपेंडिकुलर जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, जो वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? आप लोगों को बताया गया था वैद्युत बल रेखाएं कहां से चलती हैं? प्लस से चलना स्टार्ट करती है और कहां पे चलती है? माइनस की ओर। यह बताया गया था ना। तो वैद्युत बल रेखाएं जो निकल रही, उन्होंने कहा क्या? किसी यह हमारा अगर कोई पृष्ठ है तो पृष्ठ के परपेंडिकुलर लंबवत निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसकी परिभाषा देखी जाए तो उन्होंने क्या बताया, तो पहले अगर ये हमारा कोई सतह होगा तो इसके परपेंडिकुलर हमें क्या निकालना है? वैद्युत बल रेखाएं। चलो निकाला जाए। ये देखो ध्यान देना, ये हमारा पृष्ठ हो गया और इस पृष्ठ की अभिलंबवत क्या निकलने वाली है? वैद्युत बल रेखाएं। और इस निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं? अगर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हम सपोज कर रहे हैं कितना रहा हमारा? a। अगर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना रहा? a, और इस पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र कितना हमारा है? E है। तो वैद्युत फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा? इन्होंने क्या कहा? किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं या फिर क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र, या फिर क्या कर देंगे हम? वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। वैद्युत बल रेखाओं किसी पृष्ठ की अभिलंबवत, यह पृष्ठ हमारा है, इसके परपेंडिकुलर बाहर की अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं या फिर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। की संख्या को ही क्या कहते हैं? बताओ। वैद्युत फ्लक्स। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। अब यहां पे समझेंगे तो किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे हमको देखना क्या, समझेंगे पहले कि अगर कोई यहाँ पे सतह ली गई, एक छोटी सी सतह ली गई। अब इस छोटी सी सतह से हम देख रहे हैं कि वैद्युत बल रेखाएं कितनी निकल रही हैं? 3 बल रेखाएं। अर्थात स्पष्ट क्या हो रहा है कि अगर किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा हो जा रहा है तो उससे निकलने वाले, अगर हमारा क्या कह रहा है? पृष्ठ की अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, मतलब जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या हो रही है वही वैद्युत फ्लक्स कहा जा रही है हमारी। तो वैद्युत फ्लक्स हो क्या रहा है? किस पर निर्भर कर रहा है हमारा? यह वैद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर कर रहा है? पहला इस पृष्ठ के किस पर निर्भर कर रहा है? क्षेत्रफल पर। देखा जाए क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा वैद्युत फ्लक्स का मान उतना ही क्या होगा? हमारा ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे? यह किस पर निर्भर कर रहा है? पहला कि वैद्युत बल रेखाएं कितनी निकल रही हैं इस पृष्ठ के तल से, जितनी ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या पर भी निर्भर करेगा। मतलब बल रेखाओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी, फ्लक्स भी, वैद्युत फ्लक्स का मान भी उतना हमारा क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां से हम देखें तो वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा हमारा? वैद्युत फ्लक्स यह किसके बराबर हो जाए? अच्छा, वैद्युत फ्लक्स को हम किससे निकाल करेंगे? फाई से। तो यह फाई किसके अनुक्रमानुपाती होगा? हमारा निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, अर्थात वैद्युत क्षेत्र।
ठीक है, तो हमारा एक किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, वैद्युत फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र के। पहला तो यह हो गया, दूसरा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अगर इसे और अच्छे से लिखा है तो यह फाई प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा हमारा, यहां से क्या हो जाएगा ई। और हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, कैलकुलेट। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। तो पहला वैद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र पर। दूसरा किस पर निर्भर करेगा, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल कम होगा तो वैद्युत फ्लक्स परिवर्तन कितना होगा, कम होगा, और पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा बड़ा होगा तो वैद्युत फ्लक्स परिवर्तन कितना हो जाएगा, ज्यादा मतलब अधिक होगा। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे दूसरा वैद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर कर रहा है, हमारा वैद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करेगा, हमारा यह फाई निर्भर करेगा किस पर, क्षेत्रफल पर। किस पर निर्भर करेगा, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। तो यहां से निकला कितना, फाई प्रोपोर्शनल टू कितना निकल गया, यहां से a। कंफर्म, पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने कितना माना है, a। यह क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अगर समीकरण 1 व 2 से देखें तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है, परंतु यहाँ पे हम इस क्षेत्रफल को कौन सी राशि लेंगे, सदिश राशि लेंगे। क्यों सदिश राशि लेंगे, क्योंकि पृष्ठ का क्षेत्रफल क्यों किससे दिया जा रहा है, इस तल के अभिलंबवत दिया जा रहा है। तो हमें हमेशा यह ध्यान देना होगा कि पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो, इस तल के अभिलंबवत होना चाहिए। इसलिए हम क्षेत्रफल क्या लेंगे, यहाँ पे सदिश राशि के तौर पे सब कुछ किया जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, वेक्टर। तो समीकरण 1 व 2 से देखा जाएगा तो फाई प्रोपोर्शनल कितना आ जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर कितना आ जाएगा, अगर इसे डी सपोज किया जाए तो डी वेक्टर कितना आ जाएगा, डी। अब ये प्रोपोर्शनल, ध्यान दें, अगर ये प्रोपोर्शनल हटता है तो ये कांस्टेंट आता है, तो यहां से कितना आ जाएगा, फाई बराबर कितना आ जाएगा, के वेक्टर ई इनटू वेक्टर डी ए। अब इस के का मान हम यहां पे कितना सपोज कर रहे हैं, 1। तो यहां से फाई बराबर हो जाएगा हमारा वेक्टर ई डॉट वेक्टर कितना आ जाएगा, डी ए। अब यहां पे समझा जाए कि हमने बताया क्या कि क्षेत्रफल कहां से लिया जाएगा, पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के अभिलंबवत। या अगर हमारा सतह है तो क्षेत्रफल कहां से लिया जाएगा, इसके परपेंडिकुलर मतलब बाहर की ओर। तो अगर यह पृष्ठ हमारा है तो क्षेत्रफल कहां पर लिया जाएगा, इस पृष्ठ के लंबवत लिया जाएगा, बाहर की ओर। ठीक है ना, यह भी हमारा लंबवत रहा, यह भी हमारा क्या है, लंबवत रहा। अब यहाँ पे चीज हमें समझना क्या है कि अगर यह प्लेट थोड़ा सा तिरछा हो गई, प्लेट थोड़ी सी कैसे हो गई, तिरछी हो गई, तब कैसे हो जाएगा, अगर तब देखा जाए तो इसको अगर मिटाया जाए, अगर यह प्लेट थोड़ा सा कैसे हो गया, थोड़ा सा तिरछा हो गया। पहले प्लेट इस प्रकार से थी, अब प्लेट कैसे हो गई, थोड़ी सी ये घूम गई। तो अगर देखा, या फिर अगर देखा जाए तो हम जानते क्या है कि अगर कोई सदिश राशि रहती है तो सदिश राशियों में अगर हम जानते हैं, वेक्टर में हमने पढ़ा था क्या कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b अगर दिया गया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a b मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहां से हम क्या कर देंगे, यहां से हम क्या कर देंगे, वेक्टर e इनटू डॉट वेक्टर da के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, a के स्थान पे यह लिखा, b के स्थान पे यह लिखा, तो इन दोनों के स्थान पे हम यह लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहां से हमारा सूत्र क्या निकल जाएगा, इतना अगर नोट कर ले हम, इसके बाद देखिए तो यहां से सूत्र हमारा क्या निकलेगा, यहां से हमारा इससे अगर कंपेयर किया, तुलना की जाए तो फाई बराबर यहां से कितना निकल जाएगा, ध्यान देंगे, हो जाएगा e d a cos थीटा। यह हमारा क्या निकल जाएगा, वैद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। तो ये इस सूत्र को हम याद रखेंगे, जहां पे थीटा क्या रहेगा, हमारा एंगल रहा, एंगल रहेगा कि यह प्लेट जो है कितने कोण पर क्या हो रही है, घूम रही है। ठीक है ना, तो यहां पे ध्यान देंगे। अब यह सूत्र हम याद रखेंगे, और थीटा हमेशा कहां से लेंगे, थीटा हमेशा कहां से लिया जाएगा, पृष्ठ के अभिलंब लिया जाएगा। थीटा थीटा हमेशा कहां से होगा, पृष्ठ के अभिलंबवत, लंबवत होगा। अब इसके बाद ध्यान दिया जाए, यह तो हमारा हो गया वैद्युत फ्लक्स। अब अगर हमें इसकी बीमारी, सॉरी, अगर इसका हमें मात्रक निकालना है तो मात्रक कैसे निकालेंगे, ध्यान दिया जाएगा। तो ई हम जानते हैं, मात्रक निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, अगर इसका मात्रक निकालने के लिए हम जाएं तो फाई बराबर कितना होगा, ई बराबर हम जानते हैं कितना होता है, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था
कि वैद्युत क्षेत्र बराबर किसके होता था, लगने वाले बल बटे क्या होता था, आवेश। यही होता था हमारा। तो हम ई के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, या बटे कितना लिख सकते हैं, क्यू। ये सूत्र हमें याद रखना है, इस पर क्वेश्चन लगेंगे हमारे, ठीक है ना। अब इसका हमें करना क्या है, इस ई के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, या बटे में क्यू इनटू क्या हो जाएगा, dA cos थीटा। इस एंगल से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब यहां से देखा जाए तो इसका मात्रक कितना आ जाएगा, फाई का मात्रक कितना आ जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है हमारा, न्यूटन। बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक हम जानते हैं होता है क्या, मीटर का स्क्वायर, बटे में कितना हो जाएगा, आवेश। आवेश हमारा क्या होता है, कूलम। तो इसका मात्रक कितना आ जाएगा हमारे, यहां से देखा जाए तो यहां से हमारा मात्रक कितना निकल गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, ठीक है ना। तो एक इसका मात्रक निकल गया, वैक्यूम फ्लक्स का हमारा मात्रक हो गया। तो इतना हम नोट कर लेंगे, फिर उसके आगे देखेंगे। अब ध्यान दिया जाए, अब हमें आगे क्या देखना है, वैक्यूम फ्लक्स हमारा हो गया। अब आगे हमें देखना है क्या, गॉस की प्रमेय। यह गॉस की प्रमेय कहती क्या है, तो अगर देखा जाए गॉस की प्रमेय, गाउस की प्रमेय, की प्रमेय। अब यह देखा जाए गाउस की प्रमेय होती क्या है, गाउस थ्योरम। अगर हम गॉस की प्रमेय की बात करें तो गॉस ने क्या कहा था, पहले यह समझा जाए। इन्होंने कहा कि अगर कोई एक सतह है, सतह किसी प्रकार पृष्ठ, अगर कोई पृष्ठ लिया जाए, पृष्ठ हमारा किसी प्रकार का हो सकता है, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा अगर कोई पृष्ठ लिया जाए तो इन्होंने बताया क्या कि इस पृष्ठ में एक हमारा सेंटर होगा जिसे हम क्या कहेंगे, केंद्र हो, ठीक है ना। इन्होंने कहा किसी पृष्ठ के अभिलंबोत, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। इन्होंने क्या कहा, या अगर हमारा कोई पृष्ठ हो गया, पृष्ठ हमारा किसी प्रकार का हो सकता है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ के कुल आवेश का, इस पृष्ठ पे जितना भी आवेश होगा, हम सपोज करें इस पृष्ठ पर कितना आवेश है, क्यू आवेश है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कहा, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, या जो हमारा वैद्युत फ्लक्स से जो हमारा फ्लक्स परिवर्तन होगा, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, इसके इस पृष्ठ के कुल आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। इसी को क्या कहते हैं, गॉस की प्रमेय। तो अगर लिखा जाए तो यहां पे क्या लिखेंगे, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, इन्होंने क्या कहा, किसी पृष्ठ से, यह हमारा कोई पृष्ठ होगा, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश, इस पृष्ठ पर जितना आवेश उपस्थित रहेगा संपूर्ण आवेश, ठीक है ना। पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, गॉस की प्रमेय। तो क्या लिखेंगे, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है। इसे क्या कहते हैं हम, इसे गॉस की प्रमेय कहते हैं। अब इन्होंने क्या बताया कि गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, इन्होंने क्या कहा, कुल वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर होगा बताओ। इन्होंने कहा कुल वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर होगा, कुल आवेश के। किसके बराबर हो रहा है, कुल आवेश का कितना गुना हो रहा है बताओ, यह ε0 गुना होता है। अब यहां से देखा जाए तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, कुल आवेश कितना हमने माना है, पृष्ठ का क्यू मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1/ε0। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, तो यहां से निकल जाएगा क्यू अपान कितना हो जाएगा, ε0। कंफर्म है ये। तो गॉस की प्रमेय से हमारा क्या निकला, फार्मूला क्या निकला, फाई बराबर किसके होगा, क्यू अपान ε0 के बराबर होता है।
इसके बाद हमें क्या जानना है, इस यह सूत्र कैसे आया, मतलब सूत्र का निगमन, गॉस की प्रमेय का निगमन जानना है, यह सूत्र कैसे आया होगा हमारा। तो गॉस की प्रमेय का निगमन जानने से पहले हम कुछ चीजें जानेंगे, उसके बाद इसके निगमन को देखा जाएगा, ठीक है ना। तो हमें बस जानना क्या है, पहले ध्यान दिया जाए। तो गॉस की प्रमेय का निगमन जानने के पहले हमें जानना क्या है, हमें जानना है कि कोण क्या होता है। अगर हम कोण की बात करें, ये बोलते हम कुछ देख लें कोण क्या होता है। अच्छा, यह कोण क्या होगा पहले से जान लिया जाए। एंगल, यह एंगल क्या होगा। अगर देखा जाए तो एंगल हमें कोण हमेशा किस में निकलेगा, वृत्त में निकाला जाएगा हमारा। अब यह कैसे निकलेगा, वृत्त में क्या होता है हमारा केंद्र होता है, ठीक है ना। अब यह परिभाषा इसकी कैसे बनेगी, अगर वृत्त की परिधि पर कोई दो बिंदु लिया जाए, वृत्त की परिधि पर क्या लिया जाए, कोई दो बिंदु लिया जाए। अब वह बिंदु हमने ए लिया और क्या लिया, बी लिया। तो यहां पे समझेंगे यह परिभाषा कोण की कैसे बनने वाली है। किसी वृत्त की परिधि पर, किसी वृत्त की परिधि पर स्थित चाप, यह कोई चाप है ना, चाप द्वारा केंद्र पर जो झुकाव उत्पन्न होगा, इसके केंद्र पर क्या होगा, जो झुकाव उत्पन्न होगा उसी को हम क्या कहेंगे, कोण कहेंगे, ठीक है ना। तो परिभाषा लिखी जाए, किसी वृत्त की परिधि, परिधि पर स्थित किसी वृत्त की परिधि पर स्थित चाप द्वारा केंद्र पर जो झुकाव उत्पन्न होगा, उसे क्या कहेंगे, हम कोण कहेंगे। अब मेरी बात समझिएगा, कोण कहते हैं, इन्होंने क्या कहा, किसी वृत्त की परिधि, यह हमारी परिधि होगी, परिधि पर स्थित चाप द्वारा, यह जो चाप होगा इस चाप के द्वारा, इस पर जो झुकाव मतलब यह जो थीटा हमारा बन रहा है, ठीक है ना, झुकाव उत्पन्न होगा उसी को हम क्या कहेंगे, कोण कहेंगे, ठीक। तो अगर कोण का सूत्र यहां से देखा जाए, फार्मूला देखा जाए, तो कोण बराबर, इसे भी शुरू करेंगे थीटा से, तो कोण बराबर कितना निकल जाएगा, यह चाप ऐसे, चाप ऊपर क्या लगा देंगे हम चाप का सिंबल, ठीक है ना, चाप बटे क्या हो जाएगा, चाप किसके द्वारा आंतरिक किया जा रहा है, इसकी त्रिज्या के द्वारा ना, तो बटे में क्या हो जाएगा, त्रिज्या, ऊपर क्या लिख दिया जाए, पहले चाप, अब बटे क्या हो जाएगा हमारा, त्रिज्या। और यहां से देखा जाए तो थीटा, कोण बराबर कितना हो जाएगा, यहां से चाप कितना रहा, ए बी, बटे कितना रहा हमारा, त्रिज्या क्या हो जाएगा हमारा, आर। अब यहां से ध्यान दिया जाए हमारा, तो ध्यान देंगे, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, कोण की डिफिनेशन। यह कोण बताने का हमारा सिर्फ एक मकसद था, कि इसके बाद हमारा घन कोण क्या होता है, क्योंकि अभी जब गॉस के प्रमेय का निगमन सिद्ध किया जाएगा उसमें हमें घन कोण की आवश्यकता पड़ने वाली है। क्यों घन कोण की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि गॉस की प्रमेय किस पर लागू होती है, हमारी ऐसे पृष्ठों पर लागू होती है जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो। उन सभी पृष्ठों के लिए किसकी प्रमेय लागू की जाती है, गॉस की प्रमेय। अब वो हो सकता है ठोस हो, अब ठोस के पृष्ठ पर जब आवेश वितरित होंगी तो उसे हम क्या मानेंगे, घन मानेंगे। तो इसीलिए हम अभी घन कोण जानने के पहले हमने जाना क्या कि कोण क्या होता है, तो कोण तो हमें पता चल गया। अच्छा, कोण का मात्रक क्या होता है, यह भी आप लोग को पता होगा। कोण का मात्रक कितना होता है हमारा, कोण का मात्रक हमारा क्या होता है, रेडियन। कोण का मात्रक हमारा क्या होता है, रेडियन होता है। अब इसके बाद अगर हम जाने कि घन कोण क्या होगा, ठीक है ना, तो चलो अब देखा जाए घन कोण क्या होगा, इसे पहले नोट कर लेंगे, फिर घन कोण देखेंगे। तो ध्यान दिया जाए, अब ये घन कोण क्या हो जाएगा पहले से समझा जाए। घन कोण क्या हो जाएगा, लेकिन घन कोण, अच्छा घन कोण क्यों, अब यहां से इंपॉर्टेंट रहा है, इससे हम ध्यान देंगे। घन कोण क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल। अब ये घन कोण क्या होगा, इसे हम ध्यान देंगे। देखो घन कोण कैसा निकलेगा, किसी ठोस पृष्ठ का निकलेगा। अब यहाँ पे अगर हमने गोला लिया, या हमने क्या लिया, एक गोला लिया, गोला किसी भी आकार का हो सकता है हमारा, लेकिन हम यह गोला कैसा होगा हमारा, यह ठोस गोला होगा हमारा कोई, ठीक है ना, यह वृत्त नहीं है, हम समझेंगे हमारा क्या रहा, कोई गोला रहा, ठीक है ना, ये हम यहाँ पे लिख लें, ये हमारा क्या रहा, कोई गोला। अगर ये गोला रहा तो इन्होंने यह घन कोण की परिभाषा कैसे बनाई, जैसे हमारी कोण की परिभाषा क्या बन रही थी, कि देखो कोण की परिभाषा क्या बन रही थी, किसी वृत्त की परिधि पर चाप के द्वारा जो झुकाव उत्पन्न हो रहा था उसे कोण कह रहे थे। तो घन कोण की क्या परिभाषा बन जाएगी,
कि ये जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि ठोस है ना, तो ठोस का क्या होगा, ठोस की परिधि तो होगी नहीं हमारी, ठोस का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। तो परिभाषा कैसे बनेगी, किसी यहाँ हमने एक क्षेत्रफल लिया, एक ठोस का क्या लिया, इतना बड़ा भाग लिया, ये ठोस है, या कैसा हमारा भाग रहा, ठोस रहा। अब इसके हमने पॉइंट को मिला दिया, ए वाले को मिलाया और किसको मिलाया, बी वाले को मिलाया, यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, बी लिख दिया, ये हमारा सेंटर क्या रहा, ओ रहा। अब ये घनकोण की परिभाषा कैसे बनने वाली है, किसी गोला, ये हमारा गोला है नहीं, किसी गोले के पृष्ठीय भाग द्वारा, ये हमारा पृष्ठीय भाग है कि नहीं है, पृष्ठीय भाग द्वारा जो केंद्र पर झुकाव उत्पन्न होगा, इसके केंद्र पर यह जो कोण आंतरित होगा, इसी को हम क्या कहेंगे, घनकोण। फिर समझिएगा, किसी गोले के क्षेत्रफल द्वारा, क्षेत्रफल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ठोस है, तो ठोस में हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण आंतरित होगा, उसको क्या कहेंगे, घनकोण कहेंगे। चलो लिख लिया जाए, लिखेंगे क्या, किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा, क्षेत्रफल द्वारा कहां पे, केंद्र पर जो झुकाव उत्पन्न होगा, केंद्र, केंद्र कहां, किसके केंद्र पर, गोले के केंद्र पर द्वारा, गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित होगा, जो कोण आंतरित होगा, उसे क्या कहेंगे हम, घन कोण कहते हैं, घन कोण कहते हैं, कहते हैं। अब यहां से समझिएगा, ये इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट है। अब यहां से हमें समझना क्या है, घन कोण को हम इसे नोट करेंगे ओमेगा से। घन कोण का सिंबल क्या होता है, घन कोण को ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है, से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पे समझिएगा, तो ओमेगा घन कोण बराबर हमारा सूत्र क्या निकल जाएगा, तब घन कोण बराबर क्या निकलेगा, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, जैसे उसमें क्या हो रहा था, कोण में क्या हो रहा था, चाप हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब बटे में कितना हो जाएगा बताओ, बटे में क्या हो जाएगा, वहां पे क्या होता था, त्रिज्या होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिज्या का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिज्या का स्क्वायर, ये राइट रखा है। तो अब इसके बाद हम समझेंगे, तो यहाँ से सूत्र क्या निकला, घन कोण सिंबल क्या हो जाएगा, ओमेगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने कितना माना, कुछ मान लिया डी या फिर ए मान लिया, ठीक है। अब बटे में कितना हो जाएगा, त्रिज्या मतलब आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे समझेंगे, जिस प्रकार हमारा कोण का मात्रक क्या होता था, रेडियन, उसी प्रकार घन कोण का मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन। देखिए घन कोण का मात्रक, घन कोण का मात्रक कितना हो जाएगा हमारा, स्टेरेडियन, रेडियन होता है। अब यहाँ पे समझेंगे, घन कोण का यह सूत्र तो हो गया, लेकिन इस सूत्र का प्रयोग हमें अपने क्वेश्चनों में जब करेंगे, तो यहाँ बगल में यह देखो, हमने बताया था कोई भी सतह ली जाएगी, कोई भी पृष्ठ लिया जाएगा, तो क्षेत्रफल कहां से लेंगे हम, उस पृष्ठ के परपेंडिकुलर लेंगे, कहां पे लेंगे, परपेंडिकुलर। अच्छा, अगर हम पृष्ठ के परपेंडिकुलर क्षेत्रफल, लंबवत क्षेत्रफल ले रहे हैं, तो अगर लंबवत क्षेत्रफल लेंगे, तो यहाँ पे इसकी लंबवत क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यही होगा कि नहीं होगा, बात समझ आ रही है, ये लंबवत क्षेत्रफल डीए कहां पे निकलेगा, बाहर क्यों निकलेगा ना, इस पृष्ठ के कहां पे लेना है, क्षेत्रफल लंबवत लेना है। अब यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं, विस्थापन सदिश। अच्छा, विस्थापन सदिश होता क्या है हमारा, पहले ये समझेंगे, यह विस्थापन सदिश होता क्या है, जो हमारा क्षेत्रफल होता है ना, जो क्षेत्रफल जिस दिशा को दर्शाता है, पृष्ठ या किसी गोले का जो क्षेत्रफल हमारा जिस दिशा को दर्शाता है, उसी दिशा, केंद्र से उस दिशा को जो दर्शाता है, उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन सदिश। क्या कहते हैं, विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश को किससे नोट करेंगे, आर से नोट करते हैं। अब अगर इसको काट कर थोड़ा निकाल लिया जाए, देखा जाए कैसे शेप हो रहा है हमारा। अगर हमने इसको निकाला, ये जरूरी नहीं कि ये टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, क्या हो, एक वृत्ताकार, एक सर्कल के आकार का हो, कटा हुआ भाग, तो यह कैसा था, ठोस सॉलिड है कि नहीं है, ये पूरा का पूरा सॉलिड है हमारा, ये पूरा का पूरा ठोस हमारा है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए,
यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, इसको किससे मिला है, जैसे केंद्र से मिला रहे थे। अगर इसके केंद्र से मिलाया गया, मेरी बात समझना, तो केंद्र से देखा जाए तो यह बीच में, इसके बीच में जो आएगा इसे क्या कहेंगे, विस्थापन वेक्टर। अच्छा, ये विस्थापन वेक्टर कैसा होता चला जाएगा, सीधा बाहर निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। यह विस्थापन वेक्टर केंद्र से सीधा कहां पे निकलेगा, बाहर की ओर। केंद्र से कहां पे निकलेगा, सीधा बाहर की ओर। यह देखो, यह विस्थापन वेक्टर जा रहा है हमारा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर ये जो शेप कट रहा है हमारा, ये जो पृष्ठ का क्षेत्रफल इतनी पृष्ठ पर जो निकाला जा रहा है, ये तिरछा हो जाए, ये कटा हुआ भाग कुछ इस प्रकार का अगर काटा जाए, अगर ये कटा हुआ भाग किस प्रकार से काटा जाए, इस प्रकार से काटा जाए, समझिएगा। ये जो भाग कटा, हमें पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल किसी प्रकार से हो सकता है ना। अगर हम क्षेत्रफल इस प्रकार से लें, ये जो भाग इस प्रकार से क्षेत्रफल कट रहा था, इस बार क्षेत्रफल किस प्रकार से लिया गया, इस प्रकार से काटा गया है। तो लेकिन यह विस्थापन वेक्टर तो ये सीधा ही जाएगा ना, विस्थापन वेक्टर तो चेंज होगा नहीं हमारा। लेकिन इस बार अगर जब यह ऐसे कटेगा तो इसका केंद्र कहां पे हो जाएगा, अगर हमें पृष्ठ निकालना होगा, पृष्ठ ऐसे पृष्ठ कहां पे था, इस तरफ जा रहा था। लेकिन जब इस तिरछे वाले भाग का हम निकालेंगे के क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हम जानते हैं पृष्ठ के कहां पे होता है, लंबवत होता है, बाहर की ओर। तो यह क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा, लंबवत कहां पे हो जाएगा, बाहर की ओर। यह कहां पे हो जाएगा, क्षेत्रफल कहां पे हो जाएगा, डी बाहर की ओर हो जाएगा। यानी समझ आ रही है। अगर यह भाग कैसे हो जाएगा हमारा, कुछ तीसरे आकार का कटेगा तब के। अब ये देखो, तो यह विस्थापन वेक्टर के साथ कितना कोण अंकित कर रहा है हमारा, थीटा कोण अंकित कर रहा है। विस्थापन वेक्टर के साथ कितना कोण अंकित कर रहा है, थीटा कोण। अब यहाँ पे समझेंगे हम, कल आप लोग को बताया गया था क्षैतिज घटक, ऊर्ध्व घटक। कल आप लोग को बताया गया था पिछले वाले वीडियो में आपको बताया गया था क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक। अच्छा, क्षैतिज घटक क्या होता था, अगर कोई वस्तु थीटा कोण बनाती हुई तो किसी तल के साथ फेंकी जा रही है, u वेग से फेंकी जा रही है, तो उसके तल के साथ जो कोण बनता है, क्षैतिज घटक क्या होगा, अगर कोई वस्तु थीटा कोण बनाती हुई फेंकी जा रही है, u वेग से फेंकी जा रही है, तो उसके तल के साथ जो कोण बनेगा, अगर इसे x माना जाए, यह हमारा क्या होता था, y एक्सिस। ये होता था कि नहीं होता था, यह हमारा x एक्सिस होता था, यह हमारा कौन सा एक्सिस होता था, y एक्सिस। तो x अक्ष के साथ जो कोण बनेगा उसको हम क्या कहते थे, क्षैतिज घटक। ठीक है, तो ux बराबर कितना हो जाएगा, u कितने वेग से फेंकी जा रही है, u वेग से ना, तो क्या हो जाएगा u cos थीटा। यह हमारा सेंटर रहा हो, यह हमारा क्या है, इसका केंद्र रहा हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझेंगे, तो यह ऊर्ध्वाधर ऊपर वाला कितना हो जाएगा, तो इसे कहेंगे uy बराबर, क्या कहेंगे, uy बराबर कितना हो जाएगा, ये या u वेग से फेंकी जा रही है, तो हो जाएगा u sin थीटा हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझेंगे, अब अगर यह हमारा क्या रहा, वेक्टर r, ठीक है। अब ये हमारा क्षेत्रफल कहां पे जा रहा है, इस तरफ परपेंडिकुलर कहां पे जा रहा है, बाहर की ओर। तो यह क्षैतिज के साथ, यह देखो जिससे सटा रहेगा वह भाग आधार हमारा, वो क्षैतिज भाग हो जाएगा हमारा। थीटा जिससे सटा होगा उसे क्या कहेंगे, क्षैतिज घटक। इसे क्या कहेंगे हम, क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक, ठीक है ना। तो ये हमारा थीटा जिससे सटा हुआ था उसे हमने क्या, क्षैतिज घटक। तो ये थीटा कितना निकल जाएगा, देखो यह हमारा अगर क्षैतिज थीटा, यह हमारा आधार हो जाएगा, तो यह हमारा कितना हो जाएगा, यह क्षैतिज घटक का मान अगर देखा जाए, इस क्षैतिज घटक का मान, तो dA कितना हो जाएगा, यह dA बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से यह क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा, यहाँ से dA cos थीटा कितना हो जाएगा, dA cos थीटा। इसी प्रकार अगर ऊर्ध्वाधर घटक का मान देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, dA sin थीटा, sin थीटा। तो हमें किससे, इस ऊर्ध्वाधर घटक से कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, इस तल के साथ कितना कोण बना रहा है, मतलब किससे मतलब, क्षैतिज घटक से। तो यहाँ से अगर देखा जाए, जब पृष्ठ कैसा हो जाएगा, जब कोई यह पृष्ठ, यह जो पृष्ठ है यह तिरछा कुछ हो जाएगा, तब यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमारे इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, dA cos थीटा बटे कितना हो जाएगा, r का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हमें समझना क्या कि अगर यह क्षेत्रफल पूरे के पूरे इस गोले का हो जाए, अगर यह क्षेत्रफल यहाँ पे किसका हो जाए, पूरे के पूरे गोले का लिया जाए, तब यह ओमेगा का मान कितना निकलेगा, ठीक है ना। तो पहले इतना नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद देखिए इसका मान बताया। अब देखेंगे यहाँ पे हम पूरे के पूरे, यह पूरे के पूरे जो हमारा गोला बना हुआ था, यहाँ पे ध्यान देंगे। अब यह क्या निकाला जा रहा है, पूरे के पूरे, या ए से हो गया या बी तक। अब इस पूरे के पूरे गोले का, इस पूरे के पूरे गोले का हम क्या निकाल रहे हैं, पूरे के पूरे गोले द्वारा आंतरिक घन कोण कितना होगा, लिखेंगे पूरे गोले पर
आंतरिक घन कोण बराबर, घन कोण बराबर, तो पूरे गोले पर आंतरिक घन कोण का मान कितना हो जाएगा यहां से देखा जाए तो हम जानते हैं गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा, ये बराबर पाई आर का स्क्वायर, यही होता है ना। तो अगर क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे रख दिया जाए और पूरे गोले द्वारा कोण हमारा कितना बन जाएगा 360 अंश का। तो यहाँ से देखा जाए तो हमारा ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, और cos 360 अंश का मान हमारा कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखा जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, a के स्थान पे हो जाएगा 4 पाई r का स्क्वायर, इसका मान कितना हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा r का स्क्वायर, इस r के स्क्वायर से r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा ओमेगा बराबर कितना निकल जाएगा 4 पाई, अर्थात अगर हमसे पूछेगा इस संपूर्ण गोले द्वारा आंतरिक घनकोण का मान कितना होगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 4 पाई। तो यह डेरिवेशन आप लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद हम गॉस की प्रमेय का एक 5 मिनट का देखेंगे डेरिवेशन क्या है, ठीक है ना। तो गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन देख लिया जाए। निगमन की प्रमेय का निगमन, अगर गॉस की प्रमेय का निगमन देखा जाए तो यह हम चलो निगमन देखिए। तो पहले हम क्या करेंगे, एक कोई गोला बनाएंगे। अब यह गोला कैसा होगा हमारा, बताओ, ठोस गोला होगा हमारा, गोला बन गया। अब इसका कोई हमें पृष्ठ लेना है। अच्छा, ये गोला जरूरी नहीं इस प्रकार का शेप का हो, अभी इसको हो सकता है गोला इस प्रकार का, या किसी प्रकार से हो सकता है कि नहीं हो सकता, कुछ इस प्रकार से गोला हमारा दिया गया हो। ध्यान देंगे, अगर ये गोला कुछ इस प्रकार का है तब हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान दिया जाए तो इसमें भी कहीं ना कहीं केंद्र तो होगा ही होगा हमारा। अब यहाँ पे बताओ, तो अगर हम गोले के केंद्र पर गॉस की प्रमेय का निगमन करो, जो सूत्र की जो हमने सूत्र लिखा था फाई बराबर q अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको प्राप्त किया जाए तो यह कैसे प्राप्त किया जाएगा, ध्यान दीजिए। तो पहले एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेंगे, गोले का क्या ले लेंगे, छोटा सा एरिया ले लेंगे निगमन करने के लिए। ये छोटा सा क्या ले लेंगे, एरिया। अब इसको क्या कर देंगे, सबसे पहले हम केंद्र से मिला देंगे, क्या कर देंगे, केंद्र से मिला दिया, ठीक है। अब अगर इसको केंद्र से मिला दिया गया तो यह देखो विस्थापन वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, ये सीधा निकल जाएगा, इससे हमारा विस्थापन वेक्टर r कहां पे चला जाएगा, सीधा r बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। अब अगर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल देखा है तो कुछ अगर यह क्षेत्रफल इस प्रकार से रहा, d इस प्रकार से रहा कुछ, तो ये विस्थापन वेक्टर के साथ कितना गुणांतरित करेगा हमारा, थीटा गुणांतरित करेगा। तो अगर ये थीटा गुणांतरित करा तो यह कितना हो जाएगा, तो अभी बताया गया था घन कोण से कितना बताया गया था, यह क्षैतिज घटक होगा ना, थीटा से सटा हुआ क्या होगा, क्षैतिज घटक। ये कितना हो जाएगा dA cos थीटा, और यह वाला कौन सा हो जाएगा हमारा ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर से कोई मतलब नहीं है। तो अगर यहाँ को देखा जाए तो लिखेंगे गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, लिखेंगे सबसे पहले क्या, गोले, यहाँ पे कोई पॉइंट पी लिया जा रहा है, ध्यान दें, गोले के किसी बिंदु, गोले के किसी बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यह कितना हो जाएगा। अभी आप लोग को सबसे पहला सूत्र बताया गया था, फाई बराबर कितना बताया गया था, E dA cos थीटा, यह बताया गया था, ध्यान दिया जाए तो यही बताया गया था ना। तो यहाँ पे क्षेत्रफल हमें कौन सा लेना है, बताओ, यह हमारा लेना है कि कौन सा, यह क्षैतिज वाला लेना है। तो हमें यह वाला लेना है, इसके स्थान पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखा जाए तो हमारा फाई बराबर कितना आ जाएगा, फाई ई बराबर कितना आ जाएगा, वेक्टर ई, यहाँ पे हो जाएगा dA cos थीटा, ठीक है। अगर यह सूक्ष्म भाग से फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d फाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, d फाई, कंफर्म। अब यहाँ पे E का मान हम जानते हैं, अगर यहाँ पे Q आवेश होगा तो E का मान कितना होगा, यदि बिंदु P पर कितने आवेश वितरित है हमारे, Q आवेश, लिखेंगे यदि बिंदु P पर कितना आवेश है, Q प्लस Q आवेश है, तब ये कितना हो जाएगा, E के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, E बराबर हम क्या जानते हैं बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान कितना होता है r का स्क्वायर, क्या ये हम जानते हैं। तो इस E के स्थान पे कितना रख देंगे बताओ, d फाई E बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r का स्क्वायर, कंफर्म। यहाँ से कितना हो जाएगा, dA, यह कितना हो जाएगा cos थीटा।
अच्छा मुझे एक बात बताइए, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, कितने के स्थान पे? अभी आपको घन कोण का सूत्र बताया गया था। अगर घन कोण देखा जाए तो घन कोण बराबर ओमेगा बराबर क्या बताया गया था? घन कोण ओमेगा बराबर कितना बताया गया था, यहां से बताइए। यही बताया गया था ना, डी ए कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे r का स्क्वायर। क्या है घन कोण का सूत्र, यही बताया गया था। अगर हमारा कोण सूक्ष्म भाग से निकाला जा रहा था, अगर ये डी ओमेगा रहा तो कितना हो जाएगा हमारा ये डी ए कॉस थीटा बटे कितना हो जाएगा r का स्क्वायर। ये घन कोण का भी सूत्र बताया गया था। तो इतने के स्थान पे देखिए डी ए कॉस थीटा बटे r स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा बटे r स्क्वायर के स्थान पे कितना रखेंगे हम यहाँ पे? यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे q मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा डी ओमेगा। अब हम निकालेंगे सूक्ष्म भाग के द्वारा निकाला गया तो ये हमारा इतना निकला। अगर ये पूरे के पूरे गोले द्वारा निकाला जाए, पूरे के पूरे क्या निकाला जाए, गोले द्वारा प्लस परिवर्तन, देखिए पूरे गोले द्वारा फ्लक्स गुजरने वाला फ्लक्स, तो पूरे के पूरे गोले द्वारा गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? अगर हमें समझेंगे पूरे गोले द्वारा निकलने वाला पूछा जाएगा तो हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। अब समाकलन तो यहाँ पे इसका अगर समाकलन किया जाएगा तो डी फाई ई और इस पक्ष का भी समाकलन होगा हमारे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान कितना हो जाएगा डी ओमेगा। तो यहाँ पे किसके सापेक्ष समाकलन होने वाला है? डी ओमेगा के सापेक्ष। तो ये कांस्टेंट नंबर कहां पे आ जाएगा? बाहर। तो हमारा एक सूत्र होता है समाकलन का, अगर हमें समाकलन करना हो x की पावर n dx तो इसका कितना होता है x की पावर n प्लस 1 अपान कितना होता है n प्लस 1। तो यहाँ पे हमारा हो कितना हो जाएगा d फाई, और यहाँ पे देखा जाए तो हम लिख सकते यहाँ पे 1 होगा। अब हम जानते हैं, अच्छा अगर यहाँ पे इसकी पावर 0 हो जाए, अगर यहाँ पे समझा है जैसे x की पावर 0 हो जाए तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो 1 dx अगर आ गया तो 1 dx बराबर कितना लिख सकते हैं x। अब ये x कैसे आया होगा समझेंगे, ये x कैसे आया होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0 dx। अब सूत्र हमारा क्या होता है x पावर n प्लस 1 अपान n के स्थान पे कितना हमारा है 0 प्लस 1 और 0 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा x 0 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा x ही रहेगा बटे कितना हो जाएगा 1, अर्थात कितना निकल जाएगा x। अगर कहीं पर हमें 1 dx दिखा तो उसके स्थान पे कितना लिख सकते हैं x। सेम प्रोसेस यहाँ पे हमारा क्या निकल रहा है d फाई, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे फाई e। अब राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट नंबर है बाहर चला आया, d ओमेगा के स्थान पे क्या लिख देंगे ओमेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा q अपान कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह हो जाएगा ओमेगा। अच्छा ओमेगा है क्या, पूरे के पूरे गोले का घन कोण, ठीक है। अगर इसको थोड़ा बहुत कर लिया जाए फिर से बताएं, अब देखा जाए ध्यान दिया जाए। अब यह ओमेगा क्या है, पूरे गोले का घन कोण। ओमेगा क्या है, पूरे गोले का घन कोण है, घन कोण। तो यहां से क्या निकल जाएगा ओमेगा, अच्छा पूरे गोले का घन कोण है तो इसका मान अभी हमको ने पीछे निकाला था, कितना निकाला था हमने 4 पाई निकाला था। तो इस ओमेगा के स्थान पे हम कितना लिख सकते हैं बताइए, यह हो जाएगा कितना q अपान हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ओमेगा के स्थान पे कितना हो जाएगा 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, तो फाई बराबर कितना आ जाएगा q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या रहा गॉस की प्रमेय का निगमन, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे नोट कर लेंगे। अब इसके बाद अगला टॉपिक हम अपना कल देखेंगे। आज के लिए इतना रहा।